हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को किस टाइप से हम वहां पर यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऐसा यूनिट हम यूज में लेते हैं वहां पर। अभी इसमें हम लोगों ने कुछ डायमेंशन लिखा था, मतलब यूनिट्स को ही पावर फॉर्मेट में इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में जो हमने वर्क डन तक लिख लिया था 6 था, वो 7 है। यहां से 7 से मैंने स्टार्ट किया है, इसको मैं धीरे धीरे समझाता जाऊंगा और इसका मैं एक फोटो आप लोगों को डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, उस फोटो से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बस समझ लीजिए इसको। ओके, देखिए इधर फर्स्ट है, यहाँ पर 7 है, मतलब यहाँ पर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे लिक्विड का जो सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स की तरह वर्क करता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स, जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मॉस्किटोज वहां पर फ्लोट करते हैं। ठीक है, आराम से सिट हो सकते हैं, या कभी आप अगर हेयर को ड्रॉप करेंगे तो वो फ्लोट करेगा ऊपर। कोई अगर थ्रेड है वाटर सरफेस पे डालेंगे तो सरफेस पर फ्लोट करेगा। तो सरफेस पर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वहां पर एक स्ट्रेस होता है, उसी सरफेस उसी टेंशन को, स्ट्रेस को या फोर्स को हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ। कहां पर, सरफेस पर, अंदर नहीं होता। लिक्विड के सरफेस पर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी। जैसे सपोज हम वाटर लें और ग्लिसरीन लें, ग्लिसरीन में डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर ये वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे हम, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स न्यूटन में होता है, लेंथ मीटर में होता है, न्यूटन अपॉन मीटर। अब देखो यहाँ पर ये आंसर आ गया m1t-2। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे ये आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये सब कैलकुलेशन में। देखो समझ लो एक बार, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि याद रखना है तुम्हें कि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होते हैं तो पावर इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं L1 को जब ऊपर लाऊंगा इंटू L1 तो पावर L-1 हो जाएगा। नीचे L1 था, न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो -1। सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो पावर अगेन इन्वर्ट हो जाएगी। पावर तो अगेन क्लियर हो गया सबको। सेकंड रूल ये होता है कि जो सिमिलर क्वांटिटी होती है, जैसे ये दो क्वांटिटी, तो सिमिलर क्वांटिटीज में जो पावर होती है वो प्लस माइनस होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा m1, L का पावर देखो इधर 1 है और इधर -1 है, तो 1 -1 हो जाएगा। समझ में आ गया, 1 एंड -1 ये हो गया L। T का पावर है -2, ये आंसर आ जाएगा। अब 1 -1 कितना होगा, सबको पता है 0 होगा, तो आंसर क्या है फाइनली m1t-2 आ गया। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस टाइप से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, L1 L-1 कैंसिल। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। कुछ स्टूडेंट को पता ही है, मैक्सिमम को पता है, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम हो रहा था तो इसलिए मैंने समझा दिया। एक और एग्जांपल में समझाऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस एक टाइप का मतलब प्रेशर होता है। ठीक है, स्ट्रेस हम जब लगाते हैं बॉडी पे, जैसे मान लो ये बॉडी है तो इस पर हमने फोर्स लगाया, ये जो एरिया है इस एरिया पे हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो फोर्स लगाकर एक्सपेंड करना ये भी एक स्ट्रेस होता है, फोर्स लगाकर कंप्रेस करना ये भी एक स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस का ये जो पार्ट है, कंप्रेस करने वाला पार्ट, ये कहलाता है प्रेशर। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बड़ा क्वांटिटी है, स्ट्रेस एक्सटेंशन के लिए भी होता है और कंप्रेशन के लिए भी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रेशर। तो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है, फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, प्रेशर का भी यही था, इसलिए यूनिट सेम रहेगा। बस डिफरेंस क्या है वो समझा रहा हूं मैं, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, स्ट्रेस कई टाइप का हो सकता है लेकिन प्रेशर एक सिंगल टाइप होता है, ओनली कंप्रेस करने को बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो कंप्रेस करने के लिए अगर फोर्स लगाएंगे यूनिट एरिया पे तो वो कहलाएगा प्रेशर। और अगर हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो फिर इसको स्ट्रेस बोल देंगे। क्लियर, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर वाला है सेम। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये तो आंसर तो आ गया है ना, कैसे कैलकुलेट किया वो समझा देता हूं एक बार। इसको L2 को मैं न्यूमरेटर में ले गया, देखो इधर 2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर L-2 हो जाएगा। इतना क्लियर, M का पावर है 1, L का पावर इधर है 1 और इधर -2, तो 1 -2 कर देंगे। तो पावर्स में हमेशा प्लस माइनस होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन पावर में नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट ने इस टाइप से किया हुआ है 1 × -2, वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है t-2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 हो जाएगा -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप खुद प्रैक्टिस करना, अगर जो भी क्वेश्चंस करोगे उनमें जब नोट डाउन करते हो कॉपी में तो कैसे करना है तुम्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो क्या यूनिट है,
उसका डायमेंशन खुद कैलकुलेट करो और उसके बाद फिर कॉपी में नोट डाउन करो। एक रफ कॉपी रखो और एक फेयर में नोट डाउन तब करना है जब हमें चीज समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक क्वांटिटी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये डस्टर था, इस पर मैंने इस टाइप से स्ट्रेस लगाया, खींचा मैंने इसको, लगाया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लगाने पर यहाँ पर इसका लेंथ में जो भी इंक्रीमेंट होगा, वेदर इट इज इन द माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, किसी भी स्केल पे इसमें इंक्रीमेंट हो या कंप्रेस करेंगे तो डिक्रीमेंट भी हो। ठीक है, तो ये जो लेंथ में चेंज होगा, चेंज इन लेंथ, ये तो है डेल्टा एल, और एल है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब ओरिजिनल लेंथ के कंपेयर में लेंथ में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन अगर हम देखें तो बहुत स्मॉल लेवल का होगा, वो बस बात है। डस्टर देखो तुम्हें दिख रहा है, मैं इसको खींच रहा हूं, बताओ दिख रहा है कितना एक्सपेंशन हुआ, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, हो सकता है नैनोमीटर में दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, तो बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, इसलिए ये जो स्टेप है ये बहुत स्मॉल लेवल का होता है। ठीक है, अब देखो यूनिट देख लेते हैं, ये है मीटर, लेंथ मीटर में, लेंथ इधर भी मीटर में, लेंथ में चेंज इन लेंथ हो रहेगा सेम, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब डायमेंशनलेस में जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो डायमेंशन को 1 लिख देते हैं। ठीक है, डायमेंशनलेस मतलब कितना डायमेंशन, 1 डायमेंशन। क्लियर, चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिस पे ये टोटल 3 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके फॉर्मूले बनते हैं। क्या है फॉर्मूले, एक तो है इस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट, ये आप लोगों का आगे इलास्टिसिटी चैप्टर है उसमें आएगा। ठीक है, अभी क्योंकि यूनिट डायमेंशन में क्या है, 11th और 12th के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशन इंक्लूड है। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ तो भी आपको याद रखना है, वो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या टिपिकल टाइप का है वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, अभी उतना ही बताऊंगा जितना आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेमोराइज करने वाला पार्ट है, हम 11th में ईच चैप्टर में डायमेंशन पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें बस बेसिक डायमेंशन देखना है जिनका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बाद है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस भी इसी टाइप से कि स्ट्रेस लगाने पे कितना स्ट्रेन होगा, इन दोनों के रेशियो को बोलेंगे यंग मॉडुलस। और थर्ड है बल्क मॉडुलस। ठीक है, 3 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, तीनों टाइप के कांस्टेंट का एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये स्ट्रेस था न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेन था डायमेंशनलेस, तो फाइनल आंसर आया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अपॉन 1 करेंगे कुछ नहीं होगा, डायमेंशनलेस है ना स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेस के ही वैल्यू यहां पर यूज में आ जाएगा। ठीक है, इसी को यूज कर लेंगे। क्लियर, तो स्ट्रेस से रिलेटेड देखो क्या हुआ, प्रेशर हो गया। ठीक है, देखो कितना क्वांटिटी है, प्रेशर, स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। 5 फिजिकल क्वांटिटीज का एक ही डायमेंशन और एक ही यूनिट है। क्लियर इतना, तो इसको हमें थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, अभी फोटो आएगा जस्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, उसमें नोट डाउन कर लो। ओके, तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वांटिटीज है 13 नंबर पर है इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी मैं फिजिकल क्वांटिटीज दे रहा हूं जो आप लोग 12th क्लास में 10th क्लास में थोड़ा पढ़े हैं। ठीक है, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस, करंट, ये सब चीज पढ़ा होगा, तो इन्हीं से रिलेटेड ले रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि हम लोगों ने एम्पियर पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज में, था फंडामेंटल में एम्पियर था ना, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर उसका यूनिट था एम्पियर, तो एम्पियर का डायमेंशन था ए। ठीक है, तो एम्पियर तो हो गया फंडामेंटल। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है डेराइव यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, या हम बोल सकते हैं करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, एक ही बात है। तो चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम, तो करंट हो गया एम्पियर और टाइम हो गया सेकंड। तो एम्पियर इनटू सेकंड को हम बोलते हैं यहाँ पर कुलाम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, अगर डायमेंशन देखेंगे तो एटी या A1 T1 भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर इसी से रिलेटेड क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट को बहुत परेशान करती है 10th क्लास में, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, और यहाँ बैटरी से हमने एक रेजिस्टेंस वगैरह सर्किट बना दिया, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी पुश करती है, धक्का देती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक जो बैटरी है वो जब पुश करती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाते निकलते हैं सर्किट में, बाहर जाते हैं और फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में कोलिजन होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है किसी रेजिस्टेंस वायर को, तो वहां पर कोलिजन होके जाता है। कोलिजन में उसका जो एनर्जी, अपना जो एनर्जी उसको लूज कर देता है। ठीक है, तो हाई एनर्जी से एंटर करता है किसी सर्किट में और फिर लो एनर्जी से अगेन
इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पर जो भी फोर्स लगाती है, ठीक है ना, चार्ज को कंप्लीटली मूव करने के लिए जो प्रेशर लगाती है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोल सकता हूं इसको मैं, तो जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर बैटरी जो अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन को बाहर सर्किट में थ्रो करने के लिए, उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मीन्स है वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन द सर्किट। सर्किट में एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को। बैटरी पुश करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया तो इसका मतलब वर्क डन हो गया। ठीक है, तो बैटरी जो वर्क डन करती है, अब क्यों करती है बैटरी वर्क डन? देखो, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा सर्किट में तो कोलिजन होंगे ना। ठीक है, अदर जो एलिमेंट्स है, सपोज हमने आयरन ले लिया तो आयरन के अंदर Fe होगा। ठीक है, Fe होंगे ना, वहां पे एटॉम मॉलिक्यूल्स वगैरह सब होगा, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो अंदर कोलिजन होंगे। तो वो कोलिजन इलेक्ट्रॉन कब कर पाएगा? ठीक है, जैसे मान लो कि एक चीज है उससे तुम कोलाइड हो सकते हो, तो कब कोलाइड होगे? जब तुम्हें कोई पुश करेगा तभी तो कोलाइड होगे ना, वरना क्या होगा, यहाँ पर आकर रुक जाओगे, आगे जाओगे नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट सर्किट में रोटेट होकर वापस आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो वो जो पुश है वो प्रोवाइड करती है बैटरी। ठीक है, उसी फोर्स से जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको हम वर्क डन बोल देते हैं। क्लियर है इतना? तो वर्क डन टू मूव द चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो जब भी पोटेंशियल वर्ड आए तो समझ लेना वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल। क्लियर? चलो देखो, वर्क डन टू मूव द क्यू चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल अपॉन कूलम, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? वर्क डन M1L2 T-2, प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ऑलवेज। ठीक है ना, वर्क डन को डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? कूलम। कूलम अभी हमने लिखा था A इंटू टी, उससे डिवाइड किया। डिवाइड करने पे क्या होगा? T1 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो T-1 हो जाएगा। -2 पहले से, -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएंगे? ऐड हो गए -3 बन जाएंगे। ये हो गया T-3। A1 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो A-1 हो जाएगा। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है रेजिस्टेंस। ओम्स लो पढ़ा होगा आपने, V इक्वल टू I R। रेजिस्टेंस क्या है? R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। करंट A एम्पियर होता ही है, और वोल्टेज हमने अभी भी लिखा है, तो V अपॉन I करना है बस। ठीक है, वोल्टेज अपॉन एम्पियर, इसको ऐसा यूनिट को बोलते हैं ओम्स। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम्स। क्लियर? यहां से पुट कर दिया हमने और एम्पियर से डिवाइड किया। A1 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो A-1 हो जाएगा। A-1 ऑलरेडी है और एक A-1 यहां से आ गया, टोटल कितना हो गया? A-2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर A-1 है, इधर A-2, बस ये डिफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स है यहाँ पर, जिनका मैं अभी डायमेंशन वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का भी वो कोर्स में पहले आए नहीं थे 10th क्लास में, तो आप लोगों का भी बहुत ज्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, उतना ज्यादा भी आप कर नहीं पाएंगे। फिर भी 2 फिजिकल क्वांटिटी और है इसी टाइप की, जैसे रेजिस्टेंस है सर्किट में, उसी टाइप से सर्किट से रिलेटेड 2 और क्वांटिटी है, जिनका नाम आप लोग लिख लेना अभी, बस ओनली नाम लिख लो, डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। एक लिख लो यहाँ पर कैपेसिटेंस, और एक होता है इंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है सर्किट्स में, उसी टाइप से सर्किट में ये 2 चीजें और इंक्लूड होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनको हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए बहुत सारा अमाउंट का हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो इनको हम जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखवा रहा, बस याद रखना तुम्हें क्या नाम, कैपेसिटेंस इसका सिंबल होता है C, इंडक्टेंस का सिंबल होता है L। ये 2 सिंबल याद रखने हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर फिर यहाँ पर जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट 3 टाइप के होते हैं। एक रेजिस्टेंस सर्किट जो हमने भी पढ़े थे यहाँ पर, रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टर सर्किट और एक कैपेसिटर। इन सर्किट्स में क्या होता है कि एक स्टेप डिफाइंड होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो वो टाइम कांस्टेंट का हमारे लिए बस डायमेंशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? टाइम से पता लग रहा है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? सेकंड यूनिट होता है, और डायमेंशन T होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम कांस्टेंट होते हैं सर्किट्स में। फर्स्ट है R इंटू सी, R इंटू सी मतलब रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, R इंटू सी। फिर L अपॉन R, L अपॉन R मतलब इंडक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है रूट ओवर, स्क्वायर रूट ओवर L इंटू सी, L इंटू सी मतलब इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। तो ये जो 3 मैंने स्टेप लिखे हैं, इन तीनों का एक ही यूनिट होता है सेकंड, ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशन होता है T1। ठीक है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है टाइम कांस्टेंट के बारे में, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पर कुछ इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज, इनका ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, उनका हमें नाम याद रखना है। इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं, जैसे कि आप जितने भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनमें सॉल्व करने पे न्यूमेरिकल आंसर आता है। ठीक है,
जैसे मान लो कि हमने लिखा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या आएगा आंसर? 1/2 आएगा। 1/2 एक नंबर हो गया। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन सबका डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस कहलाते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी को लिखने के दो तरीके, या तो हम पूरा लिख दें वर्ड में DIM, मतलब डायमेंशन लेस उस टाइप से, या फिर सेकंड मेथड होता है 1, डायरेक्ट 1 लिख दो, इसका मतलब डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो जितने मैथमेटिकल कांस्टेंट है वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। साइन थीटा का डायमेंशन अगर बोले कितना आएगा? 1 आएगा। कॉस थीटा 1 आएगा। टेन थीटा 1 आएगा। लॉग 1 आएगा डायमेंशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं पावर्स, 2 to power 3, 2 to power 100, सब न्यूमेरिकल आंसर देंगे, तो इसका मतलब सबका डायमेंशन 1 होगा। ठीक है, तो जिस फंक्शन से न्यूमेरिकल आंसर आता है उन सबका डायमेंशन 1 होता है। ठीक है, इतना। फिर पाई एक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, पाई 3.14 या 22/7, उसका भी डायमेंशन 1 होता है, वो भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इनके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ये तो हो गया मैथमेटिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके सर्टेन लॉ होते हैं, बट दीज आर ऑल्सो यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। क्या है वो क्वांटिटीज? एक होता है स्ट्रेन, अभी मैंने जो बताया था जस्ट पहले, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ। नेक्स्ट फिर होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है कि किसी भी बॉडी का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक बॉडी है, उसका रिलेटिव डेंसिटी है सपोज 2, तो इसका मतलब हुआ कि वाटर के कंपेयर में ट्वाइस है उसका डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। इसी टाइप से नेक्स्ट फिर होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मतलब जितना एनर्जी हमने लिया उसमें से कितना एनर्जी हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, जितना इनपुट लिया उसमें से कितना हम आउटपुट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने फूड खाया, मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट हमने किया, सपोज हमने 300 कैलोरी इनटेक कर लिया, तो ये हो गया हमारा इनपुट पावर। ठीक है, अब मैं उठा, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, गया इधर उधर वॉकिंग किया, जो भी किया, जिम गया, जो भी किया, उसमें सपोज मैंने 200 कैलोरी अपना लूज कर दिया, तो मेरा एफिशिएंसी कितना हुआ? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। 200 कैलोरी मैंने आउटपुट में दिया और इनपुट में ले लिया मैंने 300 कैलोरी, तो 200 अपॉन 300, 2/3, ये हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारा एनर्जी या पावर इनपुट और पावर आउटपुट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर भी क्योंकि पावर अपॉन पावर करना है हमें, तो डायमेंशन यूनिट नहीं होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर लिक्विड फ्लो को डिनोट करता है। जब लिक्विड फ्लो होता है तो कभी कभी वो इस टाइप से होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर लीनियर मोशन नहीं होता, सपोज ऐसे घूम के जा रहा है वाटर, ठीक है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, या इस टाइप से जिगजैग पाथ में जा रहा है ना। और कभी ऐसा होता है कि वाटर एकदम एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं। ठीक है ना, उन्हीं फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर यूज में आता है। ये आप लोग का आएगा फ्लूइड चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी के बाद सेकंड बुक में, तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट रहेगा क्वांटिटी, अगर आपने सुना हो नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाता है या रेयर टू डेंसर जाता है तो अपने पाथ से बेंड होती है लाइट। ठीक है, तो वो जो मीडियम का प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन एनी 5 यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये सब लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि मान लो क्वेश्चन बोला ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी लिखो, तो आप लिख दो साइन थीटा कॉस, वो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, वो तो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके सर्टेन लॉज होते हैं, है ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी ये सब होती है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ओनली कांस्टेंट है, उनका भी डायमेंशनलेस होगा और यूनिट भी नहीं होगा उनका। ठीक है, लेकिन उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे ही नहीं। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसका भी मैं स्नैप सेंड कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर क्लास के बाद भी वीडियो दोबारा से देख के पॉज करके और ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, एक बार नोट डाउन कर दो सब लोग। हो गया होगा सबका नोट डाउन। चलो अभी और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं हम। ठीक है, देखिए अभी जब आप ये टेबल वगैरह देख रहे हैं तो उसमें मैंने बताया था एक रफ कॉपी रखना है आपको और एक फेयर रखना है। ठीक है ना, पहले रफ कॉपी में खुद प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर फेयर में नोट डाउन करना है। आपका जो डाउट है, जो भी डाउट आपके निकलता है उसको डाउट को क्लियर करना है आप लोगों को। ठीक है, असाइनमेंट जो भी दिया जाता है उस असाइनमेंट को भी सबमिट करना है। ठीक है, आपका डाउट कैसा भी हो, चाहे वो एक छोटा डाउट हो या एक बहुत बड़ा डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप लोगों को उसको कोशिश करना है कि वो सेम डे पर ही क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। चलो कुछ फिजिकल क्वांटिटी और देखते हैं सर्टेन लॉज से जो हमें मिलती है। जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स नाम सुना होगा। ग्रेविटेशन, दो मासेज हैं, इनके सेंटर्स के बीच में लगता है ग्रेविटेशन फोर्स।
ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमें डिस्टेंस लेना होता है, सपोज सिंबल है आर, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जी कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट नहीं है, फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी होता है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्वेश्चन इसी का आता है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ जी, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जिस क्वांटिटी का पूछा हो डायमेंशन उसको एक डायरेक्शन में रखो और जो रिमेनिंग टर्म है उनको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, फिर डायमेंशंस को पुट कर दो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो हमें क्योंकि जी कैलकुलेट करना है तो हम जी को एक डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। इसका नाम लिख लेना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इक्वल टू क्या होगा, जी इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर शिफ्ट करो, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय मासेस को इधर डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा सबको करना, ओके। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से हमने जी निकाला, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन के लिए हम डायमेंशन पुट करते हैं, फोर्स, अच्छा पहले यूनिट भी देख लेते हैं एक बार। तो फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो डिस्टेंस का पावर 2 है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी इंटू केजी, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। अब हमें ओनली डायमेंशन पुट करना है बस, ठीक है। न्यूटन m1 L1 T माइनस 2। अब इसमें ये मत सोचना कि हमें तो डायमेंशन अभी याद ही नहीं हुए, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये सब डायमेंशन जो भी अभी हमने डिस्कस किया, उसके अलावा बहुत डायमेंशन और है ना। मैंने वही लिखा है जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों का अभी 1 मंथ में यूज आएगा, उससे ज्यादा यूज नहीं आएगा आपका। कोई 1-2 का भी आ जाएगा तो हम नोट डाउन कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज अभी हमने लिखे हैं उसमें फोर्स और वर्क डन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। तो फोर्स का हो गया m1 L1 T माइनस 2, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर L2 डिवाइड बाय केजी स्क्वायर m2, क्लियर है ना। m2 को न्यूमेटर में शिफ्ट करेंगे तो m का पावर -2 हो जाएगा, है ना। यहां पर अगर मैं m2 को न्यूमेटर में शिफ्ट करूं तो इधर आ जाएगा m -2 और 1 -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ये आ गया m का पावर -1। नेक्स्ट L1 और L2 2 + 1 3, L3 T माइनस 2। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ये हमें याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी टाइप का एक लॉ होता है, जब लाइट मूव करती है, सन है सपोज, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब से लाइट आ रहा है, तो जब लाइट आता है तो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं प्लांक थ्योरी। प्लांक थ्योरी ये है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स फॉर्मेट में होता है, एनर्जी पैकेट्स, ये सब क्या है, एनर्जी पैकेट्स है। इन एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया था फोटॉन्स, ठीक है। और ईच फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये होता है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट, इसी का डायमेंशन हमें निकालना होता है। तो क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट h, ठीक है, h निकालना है हमें। तो h कैसे कैलकुलेट करेंगे, h इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या था, वर्क डन और एनर्जी सेम था, ये हो गया एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, ठीक है। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, टी इनवर्स हो गया, ठीक है। टी इनवर्स को न्यूमेटर में शिफ्ट करेंगे तो टी का पावर +1 हो जाएगा, पावर चेंज हो जाती है, टी का पावर +1 और -2, +1 और -2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसी क्वांटिटी को, प्लांक कांस्टेंट को एक बार कंपेयर करो, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था एंगुलर मोमेंटम, उससे एक बार कंपेयर करो, सेम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, दीज टू हैव सेम डायमेंशन, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्लियर। नाम क्या है इसका, प्लांक कांस्टेंट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट फिर यहां पर आता है
कि जो गैसेज होती हैं, गैसेज में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनका इंपॉर्टेंस होता है गैसेज में, ठीक है। मेनली सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेज में ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो उन्हीं का क्या होता है, एक रिलेशन है, रिलेशन ये है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी। और प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मैंने अभी प्रीवियस असाइनमेंट दिया था, उसमें क्वेश्चन था पी इंटू वी का डायमेंशन निकालो, है ना। सब लोगों ने कैलकुलेट भी किया था। इसका अभी फिलहाल नाम लिख लो, पी है प्रेशर, V is volume and mole amount of substance, R जो हमें कैलकुलेट करना है, ये है हमारा मेन एम। R का हमें यूनिट और डायमेंशन निकालना है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैसेस, जो रियल गैसेस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन्हीं को अगर हम इस टाइप से कंप्रेस कर दें, ठीक है, कि हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज लेके अगर उनको कंप्रेस करें तो उनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है, पॉइंट साइज हो जाता है। तो वो आइडियल गैसेस का बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। मतलब उनमें जो कोलिजन वगैरह होता है तो वो हीट लॉस नहीं होता। तो ये जो आइडियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हमें देखने को मिलता है गैसेस में, ठीक है। तो आइडियल गैसेस जब हम यूज में लेते हैं तो हमारे कांस्टेंट यूज में आता है, आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी का हमें यूनिट और डायमेंशन निकालना है, ये क्वेश्चन आएगा एज इट इज, ठीक है। राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो अभी सोच रहे होंगे यहाँ पर जो कई फिजिकल क्वांटिटी यूज में आ गया, हाँ ऐसा ही है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें हम एम एल टी के अलावा मोल और केल्विन को भी यूज में लेंगे। अभी तक एमएलटी ही यूज आ रहा था, अब ये भी यूज आएगा, ठीक है। चलो करते हैं सोल्व। हमें कैलकुलेट करना है आर। आर होता है आइडियल गैस कांस्टेंट। आर इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा तो ये जो स्टेप है इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पीवी अपॉन एन टी। ये हो गया प्रेशर, प्रेशर का हमने डायमेंशन इधर पुट कर देंगे, ठीक है, और वॉल्यूम का पुट कर देंगे, दोनों का पुट करो, पुट करके सोल्व करो, ये आएगा M1L2 T माइनस टू। एक्चुअली प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क डन भी बोलते हैं, ठीक है, M1L2 T माइनस टू। नेक्स्ट है फिर एन, एन होता है मोल, MOL। यहां पर डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने प्रेशर, आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इंटू वॉल्यूम करके ये आएगा मोल MOL। टेम्परेचर केल्विन में आता है, इसको K लिखते हैं, ठीक है। तो मोल को ऊपर शिफ्ट करेंगे मोल इनवर्स, केल्विन को शिफ्ट करेंगे केल्विन इनवर्स। तो R इक्वल टू यूनिट जो है वो आया, यूनिट लिखते हैं पहले, M1L2 T माइनस टू था वर्क डन, मतलब जूल पर केल्विन पर मोल। ये तो क्या यूनिट। डायमेंशन में लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे M1L2 T माइनस टू K माइनस 1 मोल माइनस 1। अच्छा एक चीज याद रखना, ब्रैकेट बहुत स्टूडेंट मिस कर देते हैं, ये मतलब सिंबल है डायमेंशंस का, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। अब विदाउट ब्रैकेट अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम में तो क्वेश्चन में तो आएगा ब्रैकेट, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि ब्रैकेट लगाना है हमें, ओके। तो ये है इसका यूनिट और ये हो गया इसका डायमेंशन। आर का मतलब है आइडियल गैस कांस्टेंट, ओके। इसको कर लीजिए नोट डाउन, हो गया। तो इस टाइप से कोई अगर फॉर्मूला हमें पता है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। मैं कोई भी फॉर्मूला दूंगा तो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से, ठीक है ना। अभी कुछ दूंगा मैं असाइनमेंट में, वो सब कैलकुलेट करना है आपको, ओके। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक दो स्टेप और बता देता हूं जो एप्लीकेशन बोलते हैं इसको हम। एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई फॉर्मूला लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूं सपोज 2x इक्वल टू 3y माइनस 4z प्लस k, ऐसे मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन है, ठीक है, इनमें ये वेरिएबल है x y z k, दीज आर वेरिएबल्स। तो अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें प्लस माइनस इक्वल साइन है, तो ऐसा अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो इस इक्वेशन में जितने भी स्टेप है, जैसे एक स्टेप ये हो गया, प्लस और माइनस के बीच में जो कंप्लीट टर्म ये जो है इनको हम स्टेप बोलते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया, इट इज थर्ड स्टेप, इट इज फोर्थ स्टेप, ठीक है। इन चारों स्टेप का डायमेंशन सेम होना चाहिए, देन वी कैन राइट डाउन द करेक्ट इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उस इक्वेशन में जितने भी इक्वल टू साइन, प्लस साइन और माइनस साइन के बीच में जितने भी स्टेप्स हैं, उन सब स्टेप्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसका डायमेंशन 2x का डायमेंशन, 3y का डायमेंशन, 4z का डायमेंशन और k का डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसमें देखो 2 तो एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन तो होता नहीं है, 1 होता है, तो इसको हम हटा के x भी लिख सकते हैं।
इसी टाइप से 3 नंबर है, ओनली y भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4 भी एक नंबर है, z लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। x, y, z और k सबका डायमेंशन क्या है? सेम। अगर ऐसा है तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देखें। चलो चेक करते हैं। इनमें बस एक बात है कि डायमेंशन मेथड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि हम कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि कांस्टेंट देखो यहाँ पर यूज ही नहीं है। 2 लिखो, 3 लिखो या 4 लिखो या 100 लिखो या 200 या 1000, सबका डायमेंशन तो 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं बता सकते कभी कभी, है ना। इस वजह से मैंने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, दैट F इक्वल टू एम ए। सबको याद ही है इक्वेशन, है ना। चेक करते हैं क्या होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन और एम ए का डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हो गया डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां पर चेक करते हैं, फोर्स तो हो गया न्यूटन में m1 L1 T माइनस 2, एम ए मास m1, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे देन m1 L1 T माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट है डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट करेक्ट है या नहीं है, ये हम डायमेंशन मेथड से नहीं बता सकते। ठीक है, वो हमें फिर प्रैक्टिकल्स करने होंगे। अगर सब कुछ डायमेंशन मेथड से बता देंगे तो प्रैक्टिकल्स तो करने ही नहीं पड़ेंगे कभी, है ना। देखो एग्जांपल बता देता हूं एक, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सपोज F इक्वल टू 5 ma। अब चेक करते हैं डायमेंशनली। ठीक है, फोर्स का ये हो गया, 5 का क्या होता है डायमेंशन कांस्टेंट का 1, हटा देंगे, ma का डायमेंशन ये हो गया। तो डायमेंशनली तो अभी भी करेक्ट है। अगर हम डायमेंशनली चेक करें तो डायमेंशनली तो ये अभी भी करेक्ट है, लेकिन क्या F इक्वल टू 5 ma होता है इक्वेशन, या F इक्वल टू ma होता है? F इक्वल टू ma होता है इक्वेशन। कैसे पता लगा, वो प्रैक्टिकली पता लगता है। ठीक है, तो डायमेंशनली एक लिमिटेशन होता है कि हम कांस्टेंट्स का वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। जैसे एक और देखो एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा है यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को डायमेंशनली चेक करना है फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, कोई भी एनर्जी हो, m1 L2 T माइनस 2। ठीक है, हाफ का डायमेंशन तो 1 होता है, मास m1, स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, और पावर कितना है बाहर, स्क्वायर, इधर स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, ये वाला मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स का, जनरली स्क्वायर करना भूल जाता है। ठीक है, स्क्वायर भी करना है। सोल्व करते हैं इसको हम, m1 L 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। तो क्या करेक्ट है नहीं है करेक्ट। अब मैं लिख देता हूं हाफ mv स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं 4 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 mv स्क्वायर। क्या करेक्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, पर क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। चेक करते हैं, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन 1 हो जाएगा, हटा देंगे, सेम आ गया आंसर। तो इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज प्रैक्टिकली करेक्ट और इट इज द करेक्ट इक्वेशन। ओके, क्लियर इतना। तो ये एक लिमिटेशन है जो हमें याद रखना है आगे के लिए, है ना। एक और ले एग्जांपल, ये तो हो गया डायरेक्ट मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। अभी देखिए थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा v इक्वल टू u प्लस एटी, प्रूव दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या प्रूव करना है हमें, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चेक करना है हमें, है ना। चलो चेक करते हैं, कितने स्टेप है इस इक्वेशन में, एक स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। अब इसमें ये मत सोचना है कि 2 स्टेप है, प्लस और माइनस के बीच में हम ये कंप्लीट इसको एक ही स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई टर्म है वो तो मतलब कनेक्ट है एक साथ। ठीक है, उसको हम सेपरेट नहीं लेंगे, तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट है। चलो v का निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल v होता है स्पीड, ठीक है ना। तो v का डायमेंशन अगर हम देखें तो मीटर पर सेकेंड। u भी स्पीड होता है, u होता है इनिशियल स्पीड, v होता है फाइनल स्पीड। होता दोनों स्पीड है, इनिशियल हो, फाइनल हो, मीडियम, बीच का हो, कैसा भी स्पीड हो रहेगा तो स्पीड। तो ये भी मीटर पर सेकेंड होगा, L1 T माइनस 1। ठीक है, अब a इंटू ची और चेक कर लेते हैं, a इंटू टी, एक्सेलरेशन L1 T माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T1। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, L1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस a इंटू टी करने पर v और u, क्या तीनों का डायमेंशन करेक्ट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब क्या ये एक्चुअल करेक्ट है,
वो तो प्रैक्टिकल से पता लगेगा, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमें नॉलेज है तो ये कुछ कुछ इक्वेशन जैसे एफ इक्वल टू एम ए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये मोशन इक्वेशन जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो ये कुछ कुछ इक्वेशन अगर याद है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, यस दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। डायमेंशन तो है ही, एक्चुअल में भी करेक्ट है, ठीक है। हर इक्वेशन में हम नहीं लिख सकते। क्लियर है ये चीज? चलो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक मैं छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को सोचना है इसके बारे में। मैंने यहां पर लिखा, अब इसी इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, u को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, v माइनस यू इक्वल टू एटी। क्या इक्वेशन अब करेक्ट है? चेक करते हैं। v L1 टी इनवर्स माइनस u L1 टी इनवर्स इक्वल टू a इंटू टी। अभी सॉल्व किया था L1 टी इनवर्स। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को ये होता है डाउट कि ये तो माइनस हो गया तो ये तो जीरो हो गया। एक्चुअली ये डायमेंशनल एनालिसिस है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। 1 माइनस 1 जीरो मैथमेटिक्स में होता है, डायमेंशन में 1 माइनस 1 1 ही होता है, ठीक है। 4 माइनस 4 4 होगा डायमेंशन में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जितने भी स्टेप हैं, जितने भी यहाँ पर स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऑल स्टेप्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? माइनस हो या बीच में प्लस साइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल लो, सपोज मैंने लिखा यहां पर m1 l1 माइनस m1 l1, बताओ क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक, क्या आएगा आंसर? क्या लिखूं? जीरो? सोचो, माइनस करेंगे सेम है, m1 l1 m1 l1 दोनों सेम है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? m1 l1 ही आएगा, ठीक है। दो चीजें अगर दो डायमेंशन अगर माइनस या प्लस हो रही है, ठीक है, तो तभी करेक्ट होंगी जब वो सेम हो सब, ठीक है। कोई भी दो डायमेंशन प्लस या माइनस तभी हो सकती है जब वो सेम हो, वरना हो ही नहीं सकती, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्टेप प्लस या माइनस नहीं होते, ठीक है ना। समझ में आ गया एग्जांपल? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगर प्लस होता तो सपोज L1 प्लस L1, क्या आएगा आंसर? 2L1? नहीं, ये नहीं आएगा। L1 प्लस L1 डायमेंशन में 1 होता है, मैथमेटिक्स में ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। L1 प्लस L1 प्लस L1 प्लस L1 4L1 नहीं होगा, L1 होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है डायमेंशन में और मैथमेटिकल अलजेब्रा में, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना सब लोग, ठीक है। चलो इसमें फिर इसी के बेसिस पर हमको एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेता हूं कि सपोज स्पीड ले लेता हूं। स्पीड का सबको याद ही हो गया होगा डायमेंशन। स्पीड इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस डी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a एंड डी। देखो ये एक करेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a एंड b। हियर v स्पीड, t टाइम। तो a और b क्या है? a और b कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब a और b अननोन है, इनका हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे दिया और हमें बोल दिया कि v अगर स्पीड है, t अगर टाइम है, तो बताओ a और b का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। चलो 3 स्टेप है या 4 स्टेप है इसमें चेक कर लो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप है। अगर ये डायमेंशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तो क्या तीनों डायमेंशन सेम होंगी? तो ठीक है। आगे आंसर डी का है, डी है वेलोसिटी, तो डी का डायमेंशन क्या होगा? डी का डायमेंशन वेलोसिटी के ही इक्वल होगा, L1t माइनस 1 मीटर पर सेकंड। आगे आंसर। अब इसमें ये सोचो इतनी जल्दी आ गया, जल्दी से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कुछ स्टेप प्लस या माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो स्टेप है उनका डायमेंशन सेम होगा बस। तो बी का डायमेंशन क्या है? स्पीड के इक्वल है, क्योंकि स्पीड हमें एग्जैक्ट पता है ना। इससे कंपेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ये अननोन है, अननोन से कंपेयर करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो हमने पहले इन दोनों को कंपेयर किया, तो बी का वैल्यू आ गया हमारे पास, मिल गया बी। अब इस पे आते हैं, ए इंटू टी स्क्वायर किसके इक्वल है? ये भी स्पीड के इक्वल है। ए इंटू टी स्क्वायर भी स्पीड के ही इक्वल है, मतलब इसका भी डायमेंशन क्या होगा? L1t माइनस 1। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो अननोन टर्म है और एक नोन टर्म है, तो हम नोन को रिमूव कर देते हैं जिससे अननोन आ जाए। तो ए इंटू टी टाइम होता है, T2 कर देंगे, L1t माइनस 1। क्लियर इतना? ए आ गया यहां से, T2 को इधर डिवाइड कर दो,
ये आंसर है, ठीक है। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, L1 T इनवर्स। ओके, कैलकुलेशन हमने किया, यहां पर हमें ए निकालना था, टी हमें पता है, बी पता है, ठीक है। तो जो नोन स्टेप है उन्हीं को हम फॉलो करके अननोन कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, 3 एग्जांपल्स को, है ना। अभी मैं कुछ दूर दे रहा हूं, यहाँ पर अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो सब लोग सबमिट करना। देखिए अभी आप लोग जो असाइनमेंट देता हूँ 1 आवर के अंदर कोशिश कीजिए सबमिट करने का, ठीक है। उसके 2 रीजन है, एक तो ये है कि अभी जैसे मान लीजिए आप रिवाइज भी करते हैं, तो रिवाइज करने में आपको 15 मिनट ऐसा होता है ना कि पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको रिवाइज करोगे आप, है ना। या कुछ नोट डाउन भी करना है तो उसको पॉज करोगे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में नोट डाउन कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इतना टाइम लगता है नोट डाउन करने में, मैं हाफ एन आवर लेके चल रहा हूँ कि आप हाफ एन आवर और लगेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो फिनिश होता है तो आप लोग डायरेक्ट पहले असाइनमेंट कीजिए, असाइनमेंट को सबमिट कीजिए, क्योंकि अदर बैचेस के भी डाउट क्लासेस होती है हम लोगों का, ठीक है। तो अदर स्टूडेंट भी डाउट वगैरह सेंड करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो बाद में हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट डे फिर चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना है आपको कि 1 आवर के अंदर, ठीक है, असाइनमेंट को सेंड कर दें। कोई सीरियस अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर बता दें, एटलीस्ट मैसेज कर दें, ठीक है, कि सर इस टाइप से मैं अभी हॉस्पिटलाइज हूँ, यहाँ पर सिरेन लगा हुआ है, एक हाथ से लटका हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा हाथ से मैं कैसे लिखूं, कॉपी पकड़ूंगा कैसे, माउथ से पकड़ में नहीं आएगा कॉपी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम अपना एक मैसेज में कर दें कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जैसे कोई डिफरेंट कॉलेज से भी हैं आप, तो वहां का कोई क्लास हो पर्टिकुलर, कोई भी जैसा भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर या तो सबमिट कीजिए असाइनमेंट या फिर मैसेज कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, मैं और मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर।